मैं सत्येंद्र कुमार अग्निहोत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाखा हरी, घाटमपुर, कानपुर नगर। आज अपने इस वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए जंतु विज्ञान में थर्ड पेपर का टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ फूड। इसमें बेसिकली 6 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें पहला कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड हैं। इनके अणु में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या ऑक्सीजन के परमाणुओं से दोगुनी होती है। कार्बोहाइड्रेट बहुत सरलता से मिलने वाला भोज्य पदार्थ है। ये एनर्जी के प्रमुख सोर्स होते हैं। इनका सूत्र CH2O होता है। रासायनिक संरचना के आधार पर ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड सभी कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे अधिक सरल संरचना वाले होते हैं। इसमें ट्रायोज जैसे ग्लिसरल्डिहाइड, दूसरा टेट्रोज जैसे इरिथ्रोज, तीसरा पेंटोज जैसे राइबोज, चौथा हेक्सोज जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज अथवा ग्लैक्टोज इत्यादि। ग्लूकोज सबसे अधिक महत्वपूर्ण मोनोसैकराइड है। यह फलों में मुख्य रूप से अंगूर तथा शहद में मिलता है। यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। फ्रक्टोज तथा अन्य सैकराइड की तुलना में बहुत धीरे धीरे शरीर में आंत की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित होता है। शरीर में पहुंचते ही यह तुरंत ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। फिर दूसरा डाइसैकराइड। डाइसैकराइड मोनोसैकराइड के दो अणुओं से मिलकर बने होते हैं। कुछ डाइसैकराइड जैसे माल्टोज, लैक्टोज इत्यादि। तीसरा आता है पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड अनेक मोनोसैकराइड अणुओं के मिलने से बनते हैं। ये जल में अघुलनशील होते हैं। ये पौधों में मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाते हैं। इस प्रकार ये ऊर्जा उत्पादन के लिए संग्रहित ईंधन का कार्य करते हैं, जैसे मांड, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन एटसेट्रा। कार्बोहाइड्रेट के बाद दूसरा कंपोनेंट मुख्य रूप से फैट होता है। फैट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है, परंतु इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। जल में यह पूर्णतया अघुलनशील होते हैं, परंतु क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम आदि कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। वसा के एक अणु का संश्लेषण ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों के तीनों अणुओं के एस्टर बंध द्वारा आपस में बंधने से होता है। इसी वजह से इसे ट्राइग्लिसराइड
भी कहा जाता है। क्षार तथा वसा का पायसीकरण हो सकता है। रासायनिक संरचना के आधार पर वसाएं निम्नलिखित सिंपल फैट और कंपाउंड फैट होती हैं। यहाँ सिंपल फैट में यह प्रकृति में वनस्पतियों, फलों, बीजों आदि में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होती है। जंतुओं में यह वसा ऊतक के अतिरिक्त यकृत तथा अस्थिमज्जा में भी संचित रहती है। इन वसाओं के जल अपघटन से वसा अम्ल तथा अल्कोहल प्राप्त होता है, जैसे ट्राइपॉलीमीथीन, ट्राइओलिस इत्यादि। दूसरा, कंपाउंड फैट में यह जीव द्रव्य में पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के अंश होते हैं, अतः इसे जटिल लिपिड्स या संयुक्त वसा कहते हैं। यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, जिसको फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। पहला, इसमें फास्फोलिपिड और दूसरा ग्लाइकोलिपिड्स। तीसरा टॉपिक आता है प्रोटीन। प्रोटीन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के यौगिक हैं। इनके विघटन पर इनके अणु सरल एमिनो एसिड के अणु के रूप में टूटते हैं। जीव द्रव्य में लगभग 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। यह प्रायः जल में घुलनशील, परंतु क्षार या अम्लीय घोल में घुलनशील नहीं होते। घुलनशील प्रोटीन एक कोलाइडी विलयन बनाते हैं, जो झिल्ली में फिल्टर नहीं होता। यह शरीर की वृद्धि तथा ऊतकों की टूट फूट आदि में आवश्यक होते हैं। संगठन के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला, सिंपल प्रोटीन। दूसरा, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। और तीसरा, ड्राइव्ड प्रोटीन। इसके बाद चौथा टॉपिक आता है विटामिन्स। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। इनकी कमी से डिफिशियंसी डिजीज़ अर्थात अपूर्णता का रोग हो जाता है। ये शरीर की मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें ग्रोथ फैक्टर्स भी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला, वाटर सॉल्युबल और दूसरा फैट सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल में मुख्य रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और दूसरा विटामिन सी। दो ही विटामिन वाटर सॉल्युबल होती हैं, शेष विटामिन ए, डी, ई
तथा के। ये चारों विटामिन्स ए, डी, ई और के फैट सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं। इसके बाद पाँचवा आता है मिनरल्स। वे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से मृदा में पाए जाते हैं खनिज पदार्थ कहलाते हैं। भोजन में इनकी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। ये शरीर में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन। कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन एंड सल्फर एटसेट्रा। खनिज पदार्थों की प्राप्ति के मुख्य स्रोत दूध, खाने का नमक, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, मांस, सलाद, किशमिश, आलू बुखारा, आयोडीन युक्त नमक तथा समुद्री वस्तुएं होती हैं। इसके बाद छठवां टॉपिक है वाटर। जल मानव शरीर का लगभग 60 से 80% भाग बनाता है। जल भोजन के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। यह क्रिया हाइड्रोलिसिस अर्थात जल अपघटन कहलाती है। शरीर में होने वाली समस्त जैविक या जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए माध्यम प्रदान करता है। जल की कमी से निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह शरीर के आंतरिक वातावरण को संतुलित बनाए रखता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन पीएच को नियंत्रित करता है। यह जीव द्रव्य का मुख्य घटक होता है। इन्हीं कंपोनेंट्स की उचित मात्रा में उपयोग बैलेंस डाइट कहलाती है, अर्थात संतुलित आहार में इन्हीं मुख्यतः 6 कंपोनेंट की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। थैंक यू।